हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, जो कोई ना कर सका वो नीरज ने किया। देखिए, नीरज ने जो लास्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद उन्होंने फिर ऐसा ही कारनामा किया है, लेकिन इस बार वो स्वर्ण से चूक गए हैं और उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। और ये उन्होंने पदक हासिल किया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो अमेरिका में आयोजित हो रहा था। इसमें उन्होंने रजत पदक जीता है और इतिहास रच दिया है। इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले वे दूसरे भारतीय और पहले पुरुष एथलेटिक बन गए हैं। इससे पहले ये कारनामा अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में किया था, जब उन्होंने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। नीरज ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। अब इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है एंडरसन पीटर्स ने, जो ग्रेनेडा के हैं, और उन्होंने 90.54 मीटर जो भाला फेंका है। उसके बाद नीरज चोपड़ा, जिन्होंने रजत पदक जीता है, इन्होंने, ये भारत के हैं आपको पता है, और इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। वहीं चेक गणराज्य के याकूब बॉल्डेस ने 88.09 मीटर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। अब ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1983 में आधिकारिक तौर पर हुई थी। वैसे तो 1976 में शुरू हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और यह पहला आयोजन था आधिकारिक, और यह आयोजन हुआ था फिनलैंड के हेलेंस्की शहर में। उसके बाद जो 18वां आयोजन हुआ है 2022 में, जो 2022 में ये जो आयोजन हुआ, ये 18वां आयोजन है, और ये अमेरिका के यूजिन शहर में हेवर्ड फील्ड पर हुआ है। यानी अमेरिका के किस शहर में हुआ है? यूजिन में। यूजिन के किस फील्ड में या ग्राउंड में हुआ है? हेवर्ड फील्ड में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 19वां संस्करण जो इसका है 2023 में होगा, वो कहां पर होगा? 2023 में ये होगा हंगरी के बुडापेस्टो में। हंगरी के बुडापेस्टो में होगा, और ये 18 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, और स्थान होगा राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र। तो ये इस न्यूज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि गुलाम जम्मू कश्मीर को वापस लेने पर पूरा देश एक मत। देखिए, राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस यानी कि विजय दिवस पर अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि ये हमारे रक्षा मंत्री हैं तो इनका जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि जो गुलाम कश्मीर है वो आज भी भारत का हिस्सा है, और भारत उसको रखने की या वापस लेने की क्षमता रखता है, और ये जो मंसूबा है भारत का, इसमें प्रत्येक भारतीय सम्मिलित है और एक मत है। उन्होंने जो नियंत्रण रेखा पर जो जिस तरीके से सीज फायर होता रहता है पाकिस्तान की तरफ, उस पर भी उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत को उकसाने का प्रयास ना करें। उन्होंने एक तरीके से हर पड़ोसी देश को ये संदेश भी दिया कि भारत शांति चाहता है और शांति की तरफ हमेशा अग्रसर रहता है। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं कि गुलाम कश्मीर की बात हो रही है, विजय दिवस जो बना है वो भी कश्मीर को लेकर ही बना है। तो कश्मीर का ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है पाकिस्तान द्वारा, उसको मैप से समझते हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, और इसमें जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, आप भारत का मैप तो समझते ही होंगे, और ये जो ऊपर का हमारा क्षेत्र होता है जो जम्मू कश्मीर को दिखाता है, शो करता है, तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत के अधीन में जो जम्मू कश्मीर है वो है, और ये क्षेत्र जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर है। हालांकि ये पूरा नक्शा भारत का नक्शा माना जाता है, भारत इसे अपने नक्शे में दिखाता है, जिसकी आलोचना कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान करता रहता है। ये जो
कश्मीर है जो जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत में कुल 565 छोटी छोटी रियासतें थीं जो छोटी छोटी रियासतों में फैला हुआ था। तो उन रियासतों को एक स्वतंत्र चुनाव के तहत अपने पक्ष चुनने की स्वतंत्रता दी गई कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर आप भारत में रहना चाहते हैं। तो उन 565 रियासतों में 500 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत को चुना और कुछ रियासतों को मिलाने में काफ़ी दिक्कतें भी आईं, जैसे कि हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर, इन सबको मिलाने में काफ़ी दिक्कत आई। देखिए 1935 में अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया था 1935 में, और कि कुछ हिस्से जो हैं वो भारत के वो लीज पर रहेंगे। 60 साल बाद 1 अगस्त 1947 को इस लीज को रद्द कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर वहां के महाराजा हरि सिंह को वापस कर दिया गया। अब जब जम्मू कश्मीर फिर से भारत के पक्ष में आ गया तो जो उनके अधीन या फिर उनके जो कमांडर थे रंजीत सिंह के, उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जो विद्रोह किया उनका नाम था कमांडर कर्नल मिर्जा हसन। उन्होंने विद्रोह कर दिया और गिलगित और बाल्टिस्तान को उन्होंने हड़प लिया और उसके साथ ही उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को भी हड़प लिया। 2 नवंबर 1947 को उसे हड़प कर ऐलान कर दिया गया कि यह पाकिस्तान का हिस्सा है और तब से यह गुलाम कश्मीर बना हुआ है और आज तक इस पर लगातार बहस चलती रहती है। इस मैप के माध्यम से समझ लीजिए कि भारत और जो पाकिस्तान का विवाद है वो इस सीमा को लेकर है, ये सीमा है, और ये कारगिल जहां पर जिसके लिए ये विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यौन उत्पीड़िता के साथ आरोपित का भी ब्यौरा वेबसाइट से हटाएं, यह स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो भी केस आता था यौन उत्पीड़न का, उसमें जो पीड़िता पक्ष होता था या पीड़ित पक्ष होता था उसका कोई भी ब्यौरा उजागर नहीं किया जाता था, यानी कि गोपनीय रखा जाता था। लेकिन अब जो विपक्ष होगा यानी कि जिन पर आरोप लगते हैं उनका भी ब्यौरा गोपनीय रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है और उन्होंने क्लियर बोला है कि जो भी ब्यौरे अभी तक वेबसाइट पर हैं उसको तत्काल हटाया जाए। और ये इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये निजता के अधिकार का हनन माना जा रहा है। और अब ये निजता का जो हनन हो रहा है इस पर भी काफ़ी मतभेद लोगों के उभर कर आए हैं, क्योंकि वो ऐसे कांड करते हैं जिससे किसी की जिंदगी तबाह होती है, तो फिर ये निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दे दिया है और इस पर कार्रवाई भी होने लगी है। लोगों के नाम जो आरोपित पक्ष होते हैं उनके नाम अब वेबसाइट से हटाए जा रहे हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। उसके बाद भारत के जो निवासी हैं उन्हें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसे देख लीजिए। समता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल किया गया है, यानी 14 से 18 तक समता का अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक होता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह अनुच्छेद 29 से 30 तक उल्लेखित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उल्लेखित किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सरकारी योजनाओं से एक भी व्यक्ति नहीं रहे वंचित,
ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जितनी भी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि जो जरूरतमंद है उन व्यक्तियों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, कोई भी वंचित ना रह जाए। रविवार को भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से ये आग्रह किया और एक तरीके से आदेश भी दिया कि जितने भी भाजपा शासित या गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको जितनी भी भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए या आम जन के लिए, उनका जो लाभ है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस मीटिंग में 12 मुख्यमंत्री जो 12 भाजपा शासित राज्य हैं और उसके अलावा 8 उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया है। अगले 25 वर्षों में आजादी के अमृत काल के अंत्योदय युग का प्रारंभ भी होगा और भरोसा दिया जा रहा है कि उस समय तक हम गरीबी को बहुत हद तक दूर कर चुके होंगे। अब हम जो भारत सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर सभी योजनाओं को तो नहीं लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ले लिया गया है। हालांकि योजनाएं बहुत हैं भारत सरकार की। पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें गरीब तबकों का या फिर हर व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया गया था जीरो बैलेंस पर, जिसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में पहुंचता है। जन धन से जन सुविधा, इसमें सुरक्षा, जो जन सुविधाएं हैं उन नागरिक हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित ये योजना है भारत सरकार की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें प्रत्येक नागरिक अपना बीमा करा सकता है और इसमें किस्त काफी कम होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी ये भी एक बीमा पॉलिसी है जिसमें लोग अपनी पॉलिसी कराते हैं, यानी कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस अपना कराते हैं। अटल पेंशन योजना AYP, इसमें लोग एक राशि डिडक्ट होती है उनके अकाउंट से और 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें छोटे छोटे उद्यमों को शुरू करने के लिए व्यापारी जो होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, अपने उद्योग को शुरू करने के लिए, अपने उद्यम को शुरू करने के लिए सरकार से लोन लेते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं, लेकिन यहां पर हमने कुछ ही योजनाओं को इंगित किया है। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है व्यक्तिगत तौर पर और 16वीं राष्ट्रपति हैं कालक्रम के अनुसार, तो वो आज अपने पद की शपथ लेंगी, क्योंकि कल राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद, वो रिटायर हो गए हैं और 25 जुलाई को आज ये शपथ लेंगी और आज से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। जो इनका जो शपथ ग्रहण होगा वो मॉर्निंग में 10:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा। मुर्मू ऐसे समय राष्ट्रपति बनी है जब आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है, यानी कि अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है और पहली बार आदिवासी समुदाय की किसी महिला को यह पद मिला है। मुर्मू आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत भी होंगी। प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शपथ के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उनका संबोधन होगा। समारोह शुरू होने से पहले रिटायर हो रहे रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंचेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख अधिकारी समारोह में भाग लेंगे। समारोह के समापन पर मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अब 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करने वाली ये 10वीं राष्ट्रपति होंगी। देखिए, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेने वाली देश की 10वीं राष्ट्रपति होंगी। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू इस तिथि को शपथ ले रही हैं। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने।
जिन्होंने 25 जुलाई 1977 में शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रामनाथ कोविंद ने जो अपना आखिरी संबोधन राष्ट्रपति रहते हुए दिया है वो देख लेते हैं कि उन्होंने ये दिला है कि अपनी धरती को बचाइए, जो आपके बच्चे हैं और उनका भविष्य के लिए हमें अपनी धरती को बचाना होगा। रामनाथ कोविंद ने अपनी विदाई संबोधन में जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट के मद्देनजर प्रकृति संरक्षण के लिए सभी नागरिकों से अपनी भूमि या अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। वहीं भारतीय लोकतंत्र की ताकत को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र की जीवंतता ही है कि उनके जैसे साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंच सका। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान को प्रकाश स्तंभ बताते हुए बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं टिक सकता है। उन्होंने संबोधन में कहा कि संविधान हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है, इसमें निहित आदर्श चिरकाल से संबंधित भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बाबा साहेब के संविधान को अंगीकृत किए जाने से पूर्व दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वह राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति पद के बारे में जान लीजिए। जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 से 62 तक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए, अभी भी गंगा में बहाया जा रहा है 50% गैर संशोधित सीवेज, और ये आंकड़े दिए हैं एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये संस्था भारत में आप रख रखाव जो प्रदूषण से संबंधित है, हरियाली से संबंधित है, अगर कोई भी आपको औद्योगिक कार्य करना होता है तो वहाँ के पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं या उनकी परमिशन एनजीटी द्वारा ही दी जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि दशकों तक निगरानी के बावजूद लगभग 50% गैर संशोधित सीवेज और उद्योगों के लिए गंदे पानी को अभी भी गंगा में छोड़ा जाना जारी है। ट्रिब्यूनल ने स्थिति को निराशाजनक बताते हुए कहा कि गैर अनुपालन और लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कड़े कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद से 14 अक्टूबर से पहले मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगते हुए एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदेश कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गंगा जल की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि अगले साल मार्च तक 100% सरकारी खरीद जेम पोर्टल से करने की तैयारी। देखिए, सरकार ने इस साल 15 अगस्त तक 75% सरकारी खरीदारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी कि जेम से करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अगले साल मार्च अंत तक 100% सरकारी खरीद जेम पोर्टल से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह लक्ष्य तय किया गया है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से सभी केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों व विभागों को यह जानकारी दे दी गई है कि हाल ही में इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 50 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों और सभी केंद्रीय विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी। सरकारी खरीद पूरी तरह जेम पोर्टल से होने पर खरीदारी में भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्वास पर आधारित कराधान प्रणाली से संग्रह हुआ बेहतर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा लाई गई विश्वास आधारित कराधान प्रणाली से संग्रह बेहतर हुआ है और
जमा किए गए रिटर्न की संख्या भी बढ़ी है। 163वें आयकर दिवस पर दिए गए अपने संदेश में उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रह हासिल करने के लिए विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्व संग्रह में तेजी की रफ्तार चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 के सालाना आधार पर 49.02% बढ़कर 14.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। भारतीयों के समान व्यवहार वाली नई अप्रवासी नीति बनाएंगे ऋषि सुनक। देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ऋषि सुनक ने रविवार को अप्रवासन के संवेदनशील मसले की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर वह सामान्य समझ वाले कदम उठाएंगे जो हर किसी के लिए स्पष्ट होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य का समर्थन हासिल करने के लिए जारी अभियान में सुनक अगर बाजी मारते हैं तो वह बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगे। उनका मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति के दामाद सुनक जीतते हैं तो वह ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके 42 वर्षीय सुनक ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए 10 बिंदुओं की योजना सार्वजनिक की है। द डेली टेलीग्राफ में लिखे लेख में सुनक ने मानवाधिकारों के मामलों में कार्य करने वाली यूरोपियन कोर्ट की शक्तियां सीमित करने का भी वादा किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय 100 दिन बाद कामकाज के लिए तैयार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच आक्रोशित प्रदर्शनकारियों से बाधित राष्ट्रपति सचिवालय में 100 दिन बाद सोमवार से फिर कामकाज शुरू करने की तैयारी है। संडे टाइम्स अखबार ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि सप्ताहांत में राष्ट्रपति सचिवालय को तैयार करने के लिए सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है। गाले रोड को खोल दिया गया है। इस साइट को प्रदर्शनकारी 100 दिन से अधिक समय से बाधित किए हुए थे और जुलाई की शुरुआत में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था, जिसने तत्कालिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर पहले मालदीव और उसके बाद सिंगापुर जाना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है सबसे लास्ट पेज पर है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। देखिए, चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कोर मॉड्यूल भेजे जाने के बाद रविवार को पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। चीन इस साल के अंत तक अंतरिक्ष स्टेशन का काम पूरा करने में जुटा है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनॉन के तट पर वेनचोंग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च मार्च 5VY3 रॉकेट लैब वेनतियान को लेकर अंतरिक्ष रवाना हुआ। 17.9 मीटर लंबे वेनतियान लैब मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया नया मॉड्यूल कोर मॉड्यूल के बैकअप और एक शक्तिशाली प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा। तो ये आज का यानी 25 जुलाई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।